आज का हमारा टॉपिक है स्विट्जरलैंड का संविधान, जिसके अंदर स्विस संघीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में हम वर्णन करेंगे। स्विस संघ के स्वरूप के बारे में विचारकों में मतभेद है। जो विद्वान स्विट्जरलैंड को संघ नहीं मानते, उनका कहना है कि सन 1848 की जिस संधि से इसका निर्माण हुआ वह कोई संविधान नहीं था। अधिक से अधिक इसे एक राज्यमंडल कहा जा सकता है, और राज्यमंडल संघ की तुलना में एक शिथिल गठबंधन होता है। स्विस संघ का निर्माण अमेरिकी संघ की भांति सम्मेलन प्रक्रिया द्वारा हुआ है। स्विस संविधान में स्विट्जरलैंड के लिए राज्यमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, इस राज्यमंडल में सम्मिलित कैंटनों को प्रभुसत्ता संपन्न कैंटन भी कहा गया है। नए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि स्विस जनता और 20+6 पूर्ण और अर्ध कैंटन मिलकर स्विस राज्यमंडल का निर्माण करते हैं। किंतु यथार्थ दृष्टि से विचार करने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्विस संविधान एक राज्यमंडल ही नहीं अपितु संघ की स्थापना करता है। राज्यमंडल कई राज्यों का एक ढीला ढाला संघ होता है। राज्यमंडल में कोई शक्तिशाली केंद्रीय सरकार नहीं होती। राज्यमंडल में सम्मिलित राज्य अपनी प्रभुसत्ता अपने आप सुरक्षित रखते हैं, और केंद्रीय सरकार उनकी प्रभुसत्ता के बारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्यमंडल में सम्मिलित राज्यों को अधिकार होता है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहें राज्यमंडल छोड़कर अलग हो जाएं। स्विस संविधान ढीले संघ की स्थापना नहीं करता। स्विस कैंटनों को संघ से अलग हो जाने का अधिकार नहीं है। संघ शासन के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे उनका लिखित संविधान होता है, शक्तियों का केंद्र और इकाइयों के बीच विभाजन होता है, संघीय सर्वोच्च तथा कठोर होता है, तथा स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। यदि संघ शासन की इन विशेषताओं की कसौटी पर स्विस संविधान को कसा जाए तो निम्न लक्षण स्पष्ट होते हैं, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, दोहरी सरकारें। नंबर 2, शक्तियों का बंटवारा। नंबर 3, लिखित तथा सर्वोच्च न्यायालय। नंबर 4, स्वतंत्र न्यायपालिका। नंबर 5, कैंटनों की स्वायत्तता। नंबर 6, तिहरी नागरिकता। नंबर 7, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। और नंबर 8, स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप। तो इनका हम विशेषताओं को एक एक पॉइंट का हम विस्तार से वर्णन करते हैं। नंबर 1, दोहरी सरकार। संघात्मक शासन प्रणाली की कुछ विशेषता यह है कि देश में दोहरा शासन हो, केंद्रीय और प्रांतीय। केंद्र में एक अलग सरकार हो तथा प्रांतों में अलग अलग सरकारें हों। दोनों सरकारों की अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो। स्विट्जरलैंड में एक संघीय सरकार है तथा इसके अतिरिक्त 20+6 कैंटनों में अलग अलग सरकारें हैं। वस्तुतः वहाँ द्वैध शासन है, यानी कि राज्यों में पूर्ण कैंटनों में और अर्ध कैंटनों में अलग अलग है। नंबर 2, शक्तियों का बंटवारा। अन्य संघों की भांति ही स्विट्जरलैंड में भी केंद्रीय सरकार तथा कैंटनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान में संघ सरकार जो कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं और अवशिष्ट शक्तियां कैंटनों को प्राप्त है। जैसे संघ सरकार की शक्तियां, स्विस संविधान में संघ सरकार की शक्तियां दी गई है। इन शक्तियों में वैदेशिक संबंध, सैनिक मामले, युद्ध, शांति की घोषणा, रेल, संघीय मार्ग, डाक, टेलीफोन, बेतार, तार, बैंक, सिक्का, उच्च शिक्षा, कैंटों ने आपसी विवादों का निर्णय, देशीकरण आदि सम्मिलित हैं। इसी प्रकार इसमें हम लेते हैं समवर्ती सूचियों के बारे में। समवर्ती शक्तियाँ, संविधान के अनुसार उपरोक्त शक्तियाँ संघ सरकार के पास हैं और शेष अधिकार कैंटनों की सरकारों के पास है। किंतु व्यवहार में स्थिति इसके विपरीत है कि शेष शक्तियों में से बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिन पर संघ सरकार तथा कैंटन दोनों का हक है।
यानी दोनों का अधिकार है। जैसे उद्योग, बैंक, सड़कों का विषय ऐसा विषय है जिस पर दोनों का क्षेत्राधिकार है। इसके संबंध में संघ तथा कैंटनों की दोनों सरकारें कानून बना सकती है, किंतु इन विषयों के बारे में कैंटनों की सरकारें ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संघ सरकार के कानून के प्रतिकूल हो। इसी प्रकार कैंटनों की शक्तियाँ कुछ कार्य अवश्य होते हैं जो पूरी तरह से कैंटनों की सरकारों के अधीन है। जैसे कैंटन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, स्वास्थ्य व सफाई की व्यवस्था करना, सार्वजनिक निर्माण कार्य और शिक्षा के बारे में। नेक्स्ट लेते हैं तीसरा, लिखित तथा सर्वोच्च न्यायालय। संघात्मक शासन वाले देश का संविधान लिखित और सर्वोच्च होना चाहिए। स्विस संविधान लिखित भी है और सर्वोच्च भी। संविधान में संशोधन करने के लिए संघ की इकाइयां तथा जनता को भी अधिकार दिया गया है। कोई भी संशोधन उस समय तक पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि आधे से अधिक कैंटन और मतदाताओं के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार न कर लिया जाए। नेक्स्ट है नंबर 4, संघीय न्यायपालिका। अन्य संघीय देशों के संविधानों की भांति स्विट्जरलैंड के संविधान में भी एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है जिसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, किंतु यह भारत और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। स्विस सर्वोच्च न्यायालय को भारत तथा अमेरिका न्यायालयों की भांति न्यायिक पुनर्लोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है, किंतु स्विस सर्वोच्च न्यायालय कैंटनों द्वारा पास किए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे संघीय संविधान की भावना के विपरीत हो। नंबर 5, कैंटनों की स्वायत्तता। स्विस कैंटन अमेरिका के राज्यों की भांति संघ निर्माण से पूर्व के हैं और उन्होंने संघ में शामिल होते समय इस बात का ध्यान रखा है कि वे अपने संप्रभु का पर्याप्त अंश अपने पास रखें। उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। संघीय सरकार की संस्थाओं में कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय सभा के उच्च सदन सीनेट में कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भी कैंटनों को मान्यता प्राप्त है। संघीय संविधान के अतिरिक्त कैंटनों स्विट्जरलैंड के कैंटनों में अलग अलग संविधान हैं। संविधान के जैसे कि संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार कैंटन उस सीमा तक संप्रभु है जिस सीमा तक उनकी संप्रभुता संघीय संविधान द्वारा सीमित न कर दी गई हो। वे सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राजमंडल शासन को हस्तांतरित कर दी गई है। अनुच्छेद 47 के अनुसार राजमंडल कैंटनों की स्वायत्तता का सम्मान करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 48 के अनुसार कैंटन अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा संस्थाओं में शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्यमंडल कैंटनों के संविधानों को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 55 के अनुसार कैंटन विदेश नीति संबंधी निर्णय में भागीदार होंगे। स्विस कैंटन संविधानों को लागू करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। स्विट्जरलैंड में आगमन शुल्क, डाक, टेलीफोन जैसे विषयों का प्रशासन केंद्र करता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के कर्मचारी बहुत अधिक नहीं है। फलतः नाप तोल, अन्य संचय आदि विषयों के ऊपर कानून तो संघीय कानून बनाते, किंतु इन कानूनों को लागू करने के कैंटनों के अधिकारी ही करते हैं। नेक्स्ट है तिहरी नागरिकता। अमेरिकी संघ में भिन्न स्विट्जरलैंड में नागरिकों को तिहरी नागरिकता प्राप्त है। एक तो संघ की नागरिकता, दूसरी राज्यों की नागरिकता और तीसरी है नगर पालिकाओं की नागरिकता। नए संविधान के अनुसार अनुच्छेद 37 के अनुसार स्विट्जरलैंड के एक ऐसे प्रत्येक नागरिक को जिसे नगर पालिका कैंटन की नागरिकता प्राप्त है, स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। इस प्रकार वहाँ नागरिकता प्राप्ति का क्रम है: नगर पालिका की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता तथा उसके उपरांत स्विस संघ की नागरिकता। नेक्स्ट है स्थानीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। स्विस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे विषय विद्यमान हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि वह सच्चा संघ नहीं है, उसे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, यदि संघीय सरकार कोई ऐसा कानून बना दे तो कैंटन के क्षेत्राधिकार का हनन करता है तो भी कैंटन कुछ नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय से कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। नेक्स्ट है संघ की सरकार जो उसे दिए गए हैं
वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके द्वारा ही केंद्र की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे कैंटनों पर छाया रह सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मुद्रा, बैंक के अधिकार के संबंध में कैंटनों को आर्थिक व्यापारिक जीवन पर नियंत्रण कर सकता है। नेक्स्ट है, समवर्ती विषयों पर केंद्र और कैंटनों के बीच बनाए गए कानूनों में यदि विरोध हो तो विजय केंद्रीय कानून की होती है। नेक्स्ट, केंद्र को यह अधिकार है कि आंतरिक गड़बड़ी की दशा में वह किसी भी कैंटन को शासन अपने अधिकार में ले ले। इस संबंध में केंद्र को इस सीमा तक अधिकार है कि वह सरकारी सूत्र से सूचना मिलने की प्रतीक्षा किए बिना केवल गैर सरकारी कानून की सूचना के आधार पर ही किसी विशिष्ट कैंटन का अपने क्षेत्राधिकार में ले सकते हैं। इस व्यवस्था से निश्चय ही कैंटन का महत्व कम हो जाता है। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में राजमंडल संवर्ग की वस्तुतः एक ऐसा रूप प्रदान किया गया है मानो वह कैंटनों का शिक्षक या निरीक्षक हो। इसी प्रकार प्रत्येक कैंटन को अपने संविधान में संशोधन करने तथा प्रत्येक का कानून पर संघीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक माना गया है। इस कारण भी संघ शासन की शक्तियों में वृद्धि हुई है। कैंटनों में आपसी विवादों का निपटारा संघीय कार्यपालिका करती है। यहाँ तक कि संवैधानिक विषयों पर भी संघीय सरकार ही कैंटनों के बीच विवादों का निर्णय करती है। इन सब का परिणाम यह है कि स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, उनकी शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि कैंटनों में स्वायत्तता शासन का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। कैंटन आज भी सक्रिय राजनीति के केंद्र है। नेक्स्ट है, स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप। स्विस संविधान में संघीय सरकार को स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्ति है। स्विस संघीय सरकार का यह दायित्व है कि संघ के प्रत्येक अवयवी एकक की शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक बनाए रखे। संघीय सरकार ने इस संबंध में इस उपबंध के आधार पर कुछ कैंटनों के स्थानीय अधिकारों के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप किया है। संकट काल की स्थिति में संघीय सरकार स्थानीय स्वायत्तता के क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकती है। यदि किसी कैंटन में कोई उपद्रव होता है तो केंद्रीय या संघीय सरकार को यह अधिक शक्ति प्राप्त है कि वे कैंटन के अधिकारियों की ओर से प्रार्थना की जाने की प्रतीक्षा किए बगैर ही उपद्रव को या दंगे को दबाते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में जब संघीय सेनाएं किसी कैंटन में शांति व्यवस्था में लगी हो तो संघीय सरकार कैंटन के स्थानीय शासन को स्थगित कर सकती है। तो ये हमारे स्विट्जरलैंड की संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हुए। इसी की तुलना भी हम कर सकते हैं अमेरिका के संविधान से, जिनका हम बोल सकते हैं भी अमेरिका में संविधान दुष्परिवर्तनीय है, स्विट्जरलैंड में भी दुष्परिवर्तनीय है। अमेरिका में संघ निर्माण से पूर्व राजमंडल था, स्विट्जरलैंड में भी संघ निर्माण से पूर्व राजमंडल था। अमेरिका में राज्यों के अपने पृथक संविधान है, स्विट्जरलैंड में भी कैंटनों के अपने पृथक संविधान है। अमेरिका में केंद्र की शक्तियां लिखित और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त है। इसी तरह स्विट्जरलैंड में भी केंद्रीय शासन की शक्तियां लिखित है तथा अवशिष्ट शक्तियां कैंटनों को प्राप्त है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार रखता है। स्विट्जरलैंड सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। अमेरिका में दोहरी शासन व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड में भी दोहरी तीन तरह की शासन व्यवस्था है। अमेरिकी संघ में सार्वजनिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया है, स्विस संघ में कैंटनों की स्वायत्तता पर जोर दिया गया है। तो ये हम मान सकते हैं कि इस तरह दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से वर्णन किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि स्विट्जरलैंड की संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।